नमस्कार। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने कैप्शन में पढ़ लिया कि कैप्शन में आपने देख लिया होगा कि 250 करोड़ का घोटाला। मैं आपको बताते चलूँ, ये 250 करोड़ का घोटाला जो है ये और कहीं नहीं, हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। दिल्ली में 250 करोड़ का घोटाला जो अभी नज़र आ रहा है, मैं आपको बताते चलूँ 250 करोड़ का घोटाला। आखिरकार ये घोटाला हुआ कहाँ पे, किस डिपार्टमेंट में ये घोटाला हुआ, किसने ये घोटाला किया। सवाल यहाँ पे उठते हैं कि इधर पब्लिक को खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मंत्री लोग हैं और ये कुछ डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर कितना बड़ा घोटाला 250 को घोटाले कर रहे हैं। 250 करोड़ का घोटाला नई दिल्ली से आ रहा है। मैं आपको बताते चलो, हमारे साथ कुछ ही टाइम में हम लाइव ब्रॉडकास्ट में दिल्ली शेल्टर होम वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को हम लाइव पर लेंगे। उनसे पूरी तफसीलात लेंगे कि आखिरकार ये 250 करोड़ का घोटाला जो है ये किस डिपार्टमेंट में हुआ और कैसे हुआ, किसने किया। अभी लाइव अगर वो जुड़े हुए हम अभी रिक्वेस्ट भेजते हैं, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी हम जो दिल्ली शेल्टर के जो इनके अभी जो प्रेसिडेंट है उन्हें हम ऐड करने की कोशिश करेंगे और सेक्रेटरी को ऐड करने की कोशिश करेंगे कि जिनके थ्रू ये घोटाला जो है ये ओपन हुआ है, पब्लिक के बीच में आया है, उन्हें ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये उठता है कि आखिरकार अगर यहाँ पे पब्लिक को खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, कि 250 करोड़ के घोटाले ये कैसे है, पॉसिबल कैसे है, क्यों हुआ, किस डिपार्टमेंट में, मतलब 250 करोड़ का घोटाला इस वक्त किया हुआ है। सबसे पहले स्वागत है अभिषेक बाजपेयी जी आपका हमारे चैनल में। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से इनका ये कट हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। विकी शर्मा जी को भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, अभिषेक बाजपेयी को भी ज्वाइन हुए थे, लगता है कुछ कनेक्शन की वजह से, नेट स्लो होने की वजह से या किसी भी कनेक्शन की वजह से जो
खान की वजह से ये अभी शर्मा जी हैं। अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो अभिषेक बाजपेयी जी भी आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। आप कुछ अभी हम थोड़ा लाइव कट करके दोबारा अभी 1 मिनट रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ अब हो गया हो गया। जी जी, कुछ लगता है मुझे नेट की प्रॉब्लम की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे थे अभी तक हमारे साथ। हम्म। क्या आप सुन पा रहे हैं अभिषेक बाजपेयी जी आवाज हमारी? हाँ बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, आप हमें बताएं कि इस वक्त आप दिल्ली में ही हैं और दिल्ली शेल्टर होम उनके प्रेसिडेंट भी हैं, यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। आप हमें बताएं कि क्या आपके मतलब दिल्ली में क्या चल रहा है? 2,50,00,000 का घोटाला इस वक्त जो है, आखिरकार इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम, 250 करोड़ का स्कैम किस डिपार्टमेंट में हुआ और कैसे हुआ? आप जरा तफसीलन आप हमें बताएं, क्योंकि आपकी यूनियन के द्वारा ही केस भी किया हुआ है इन पे, एंटी करप्शन ब्यूरो को भी कंप्लेंट की हुई है। आप जरा पूरी डिटेल्स बताएं आप हमें जरा। सर क्या है कि दिल्ली के रैन बसेरे चलते हैं। रैन बसेरे जो हैं वो बेघर लोगों के लिए एक आवास का केंद्र होता है, जहाँ पे बेघर लोग जिनके पास ना मकान है, ना कोई घर द्वार, ना परिवार, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। ये रैन बसेरे जो है दिल्ली 198 है। इन 198 रैन बसेरों को दिल्ली सरकार की एक विभाग DUSIP, दिल्ली अर्बन शेल्टर, वो चलाता है। DUSIP जो है एक एनजीओ को टेंडर देता है, और एनजीओ को जिसको एनजीओ को टेंडर दिया जाता है वो एनजीओ इन रैन बसेरों को संचालित करता है। ठीक है, तो रैन बसेरे में जो स्टाफ होता है, एक पर्टिकुलर यानी मेल रैन बसेरा में 5 लोगों का स्टाफ होता है। केयरटेकर, रिलीवर, सफाई। ठीक है, 3 केयरटेकर, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, एक रिलीवर, एक सफाई कर्मी, 5 स्टाफ होते हैं। ऐसे ही फीमेल शेल्टर में 8 होते हैं, 3 गार्ड और बढ़ जाते हैं। तो कागज पे तो 5 और 8 का बिल लग रहा है और बिल DUSIP को पास हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि केवल 2 कर्मचारी या कुछ जगह पे एक ही कर्मचारी काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे ठोकती है कि हम सबको मिनिमम वेजेस दे रहे हैं और थोड़े थोड़े दिनों में नए नए नियम पारित करती रहती है। तो जो टोटल 198 रैन बसेरों में 1036 के आसपास कर्मचारी होने चाहिए। कागज पे 1036 कर्मचारी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि केवल 300 से 400 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, और उन 300 से 400 कर्मचारियों को भी मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। उनको भी 10 से 12 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है।
तो ये तो कुल मिला के लेबर अधिकारों का शोषण हो रहा है। जो पूरे एम्प्लॉय होने चाहिए वो नहीं है। तो ड्यू सिर्फ प्रिंसिपल ऑनर है, कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग में कोई कमी है। यानी कि यहाँ से लेके ऊपर दिल्ली सरकार तक पूरा सिस्टम करप्ट है, तभी तो ये आज से नहीं सालों से ये चल रहा है। पिछले 7 साल है, तो कहीं ना कहीं की समस्या घोटाला हुआ है। ये बहुत इस तरह घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए कि अधिकारियों कर्मचारियों के अधिकारों का जिस तरह से शोषण हो रहा है और रैन बसेरों में जिस तरह का मैनेजमेंट की दुर्व्यवस्था है, इसके लिए पूरी तरह से ड्यूसिप दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। रैन बसेरों के चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है, पहले केजरीवाल से, अब माननीय आतिश की है। आप हाँ, हमारे साथ अभी कुछ टाइम में यूनियन के सेक्रेटरी भी ज्वाइन होने वाले हैं। आई थिंक अभी ज्वाइन होंगे कुछ टाइम में भी। और ये जो मतलब ये जो 250 का घोटाला है, 250 करोड़ का जो घोटाला है अभिषेक वाजपेयी जी, ये किसने, दिल्ली सरकार ने किया हुआ है या दिल्ली सरकार ने मिलकर ड्यूसुप डिपार्टमेंट के साथ किया हुआ है? मतलब ये ड्यूसुप डिपार्टमेंट का घोटाला है या दिल्ली सरकार का घोटाला है? ये पूरी चैन है। रैन बसेरे दिल्ली सरकार की एक सरकारी तंत्र डीओसी विभाग चलाता है, डीओसी विभाग के माध्यम से चलाता है। तो तीनों लोगों की भगत इतना बड़ा हेरा फेरी संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि अगर डीओसी के कर्मचारी यहाँ पे मॉनिटर करने आते हैं तो क्या वो ये देखते नहीं है कि 5 कर्मचारियों की जगह 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं और हर कर्मचारी को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है? सालों से विजिट कर रहे हैं, लेकिन विजिट करते हैं चले जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? ऊपर तक कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं कहीं ना कहीं हर टेबल पर पैसा पहुंच रहा है? अगर ये उनको लेने पे मजबूर है तो टेंडर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं घपला है, क्योंकि उन्हीं एनजीओ को टेंडर दिया जाता है जो गलत तरीके से सिस्टम चला रहे हैं। एक ऐसी संस्था को दो जो गलत तरीके से सिस्टम चलाए, सब कुछ सुचारू रूप से चलाए, लेकिन उस तरह के एनजीओ को या उस तरह की व्यवस्था डेवलप ही नहीं है। तो दिल्ली सरकार तो इससे डायरेक्ट जिम्मेदार है, क्योंकि रैन बसेरे के चेयरमैन तो केजरीवाल। तो आप कैसे कह सकते हैं जिम्मेदार नहीं है? उन्हीं की मॉनिटरिंग में ना। हमारी नाक के नीचे से अगर हमारे कर्मचारी कोई गलत काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम कैसे चल रहा है, क्योंकि हमारा काम है उसको मॉनिटर करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मॉनिटरिंग में फॉल्ट है। मॉनिटरिंग पे फॉल्ट 1 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 7 साल से नहीं हो सकता है। ये काम 10 साल से चल रहा है। ये मिली साठ-गांठ के बिना, मतलब विभाग की, एनजीओ की और सरकार की, तीनों की साठ-गांठ के बिना ये चीज संभव हो ही नहीं सकती। जी 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 जी। हमारे साथ विकी शर्मा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, यूनियन के सेक्रेटरी जो है। विकी शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप बताएं कि ये 250 जो करोड़ का जो घोटाला है, ये आप भी तफसील से बताएं कि ये ड्यूसिप डिपार्टमेंट ने किया है या दिल्ली सरकार ने किया है? ये पूरा ये आखिरकार घोटाला किसके नजर में, मतलब कैसे सामने, आप कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये घोटाला जो है दिल्ली सरकार के ड्यूसुप डिपार्टमेंट ने किया और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्योंकि कुछ समय पहले से हम इनको कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट डाल रहे थे कि भाई आप इसको देखिए, इस पे एक्शन लीजिए, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। सौरभ भारद्वाज जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है और अरविंद केजरीवाल जहां का चेयरमैन है, उन्हें ये पता ही नहीं लग रहा कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है। 250 करोड़ का तो बीजेपी वालों ने बताया है खाली, लेकिन हमने एस्टिमेट लगाया है तकरीबन 1000 करोड़ के करीब करीब जाएगा। हर एक शेल्टर होम में एक वर्कर का मसला नहीं है, इसमें जब मेंटेनेंस के रूप में जो अनऑथराइज तरीके से टेंडर ये अलॉट करते हैं, आप जानते नहीं सर कि यूसुफ के उन अधिकारियों ने और केजरीवाल ने पिछले 5 साल से लगातार सिर्फ उन लोगों को ही टेंडर दिए हैं जो उनके चाहते हैं, और ठेकेदारों को लगातार फायदा पहुंचाने की बात अरविंद केजरीवाल ने करी है। पहले 100 करोड़ के घोटाले में फंसे, उन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। इस समय कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी टेंडर दिए जो ब्लैक लिस्टेड है, और ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने टेंडर प्राप्त कर दिया और नकली डॉक्यूमेंट्स दे करके इन लोगों ने टेंडर प्राप्त किया। पहले तो जिस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, उस क्राइटेरिया में जाके अपने कैसे ऊंच नीच करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, और उसके बाद जो है इन लोगों ने आगे टेंडर चलाना शुरू किया और फिर वर्कर रखे। और दिल्ली सरकार हर एक शेल्टर का लाख रुपए दे रही है इनको, ये 20,000 रुपए खर्च रहे हैं, 15,000 रुपए खर्च रहे हैं और 80,000 रुपए बचा रहे हैं। एक एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको पैसा बचाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समाज सेवा के लिए काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, इन लोगों ने आज उसको एक धंधा बना रखा है, और धंधा भी ऐसा जबरदस्त कि पैसा कमाए जाओ, जेब में डाले जाओ, सरकार को कोई टैक्स पे नहीं करना है।
सौरभ भारद्वाज इस पे कोई एक्शन नहीं लेता। वो शेल्टर होम में जाते हैं, पूछते हैं कि खाना अच्छा है या नहीं, आपके लिए व्यवस्था है या नहीं, केयरटेकर को तनख्वाह मिली या नहीं। लेकिन मैं 378 रिमाइंडर इनको भेज चुका हूं कि मेरी जो वर्कर यूनियन के लोगों की सैलरी है वो तकरीबन पिछले 1.5 साल आपने पेंडिंग कर रखी, वो नहीं दे रहे हैं। इनको कोर्ट का आदेश दिया कि आप हमें पेमेंट करो, कोर्ट ने बताया पेमेंट करने के लिए, लेकिन ये वो पेमेंट नहीं करे। इस तरह जो दिल्ली सरकार का ये करेक्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी जी और प्लस में ड्यूसुप डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारी, जिसमें मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूं, बीके झा, बीएस पोनिया, विजय मुगू और आकाश और अश्विनी कुमार, तरुण गौड़, ऐसे जैसे अधिकारी इसमें शामिल है। क्योंकि इन अधिकारियों के शामिल होने के ही साथ ही ये खेल शुरू होता है, खत्म होता है। ये जब किसी को बिल रिलीज करते हैं, इन्हें ये समझ नहीं आता है कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है और क्या करना है। वो फेक डॉक्यूमेंट्स पे बिल रेज कर रहे हैं और इनको धड़ाधड़ पेमेंट दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें हम बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और कंप्लेंट हमने इनको पहले भी हर जगह लगा रखी थी, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात करता है, इनके लोग ही वहां पे जुड़े होते हैं, जो लोग हमारी फाइल को दबा रहे थे। लेकिन आज हमने लोक आयोग में कंप्लेंट करवाई है, एसीपी में कंप्लेंट कराई है, इसके बाद सीबीआई में दी है, एलजी साहब को भी दे रहे हैं और मिलने भी जा रहे हैं दोबारा। तो आज हम चाह रहे हैं कि इस पे जांच हो और जो मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है उनको भी अरेस्ट किया जाए और जो ऑफिसर है उन्हें डिसमिस करके अरेस्ट करके अंदर किया जाए। और ये जो 200-300 करोड़ की जो है रिकवरी करके, चाहे एनजीओ के जितने मालिक है बड़े बड़े, रिकवरी करें और ये जनता का पैसा है वापस सरकार में जाए और विकास कार्य में शामिल हो पैसा। और लेबर राइट्स की बात करें, लेबर का पैसा मारा हुआ, ये पैसा जब लेबर के लिए आना था, सरकार ने लेबर को पैसा दिया था ये, और उस पैसे को ठेकेदारों ने खाया है। डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया है। सर आप बताएं कि जहां तक सीएम अरविंद केजरीवाल बताता है कि हमें सारे इतने बड़े रैन बसेरे खोल के रखे हुए, वीआईपी खाना मिलता है, वीआईपी सिस्टम मिलता है होमलेस लोगों के लिए, हम होमलेसों के बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम देखा मैंने कि ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं ये मिनिमम वोटिंग वगैरह केजरीवाल को करते हैं। लेकिन जहां तक ये बता रहा है कि हमारा मतलब 5 स्टार से होटल से भी अच्छा हमारे शेल्टर होम्स है, क्या कंडीशन है, किस हिसाब का खाना आपको लोगों को मिलता है वहां पे? और जहां तक आपने बताया कि आपको सैलरी भी टाइम से नहीं दी जाती है। 10 से 15 लोग ये दिखाते हैं एक शेल्टर होम में, कितने एक्चुअल में कितने मतलब केयर टेकर्स एक शेल्टर होम में वहां पे रहते हैं? देखिए, सबसे पहले खाने पे आते हैं। खाना मैं बता रहा हूं कि खाने का टेंडर जब हुआ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने टेंडर दिया जो ब्लैक लिस्टेड हुई है। किस बेस पे? कि उसके खाने में मतलब कीड़े निकले थे, कुछ ऐसे चीजें पाई गई थी, कई बच्चे मर गए थे, 2-4 कुछ ऐसा भी है, उन्होंने आर्टिकल न्यूज से पढ़ा। जब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया टेंडर जो खाने के साथ कीड़े वगैरह सब कुछ परोस रही है, तो आज जो हमारे पास खाना आ रहा है उसमें दोबारा रिक्रिएट वही सीन किया जा रहा है। खाने को उसके अंदर कॉकरोच, कीड़े, गंदा, कच्चा सारा खाना दिया जा रहा है। बेघर बीमार पड़ते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई लोग पता नहीं कहीं मर जाते हैं। हमने इसकी कंप्लेंट यूसुफ में की, यूसुफ पे एक्शन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से मोटा चढ़ावा यूसुफ को चढ़ा हुआ है। बीएस सोनिया, पीके झा, अरविंद केजरीवाल के ये जो चाहते नीचे ऑफिसर है, इनको चढ़ा हुआ है। तरुण गौड़ जैसे, आकाश जैसे ऑफिसर को चढ़ा हुआ है। तो वो चढ़ावे की वजह से इस पे एक्शन नहीं ले रहे। खाना एक नंबर का घटिया, किसी खाने लायक नहीं है, जानवर उस खाने को नहीं खाएंगे। अब बात करें एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय में 1036 एम्प्लॉय के साथ 16 सुपरवाइजर, 1050 कर्मचारी दिल्ली के शेल्टर होम में होने चाहिए। इस समय सिर्फ 200 शेल्टर्स की बात करें अगर, तो भाई साहब 350 कैटेगरी भी शेल्टर होम में नहीं है, वो कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। 10,000 रुपए में काम कर रहा है, 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे, 15,000 में काम कर रहा है बंदा। टोटल 200 शेल्टरों में 300-350 सुपर कैटेगरी नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के पास लिस्ट जाती है, 1050 लोगों की लिस्ट जाती है और 1050 लोगों की पेमेंट दिल्ली सरकार से लेते हैं। तो कहाँ है कैटेगरी, कहाँ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे लोग, लेबर के पैसे को मार रहे लोग। और सौरभ भारद्वाज क्या कर रहा है इसमें? अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है? हम मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, भाई आप इस पे एक्शन लीजिए। कहते नहीं प्लीज आप दूर हो जाइए, आपसे बात नहीं करेंगे हम। अरे भाई किससे बात करें? हमने वोट देके आपको पता है 15,000 लोगों ने वोट दिया था, बेघरों ने आपको, और आज तुम ये बातें करते हो। झुग्गी झोपड़ी की बातें देखो, झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान तोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनको कुछ नहीं आज तक। झूठे वादे, झूठे फेक सारा कुछ बताया इसने। एक साल में सैकड़ों कंप्लेन, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो इनसे संबंधित हो उसमें दिया ना हो। अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को
सौरभ भारद्वाज को और बाकी जितने भी सारे विभाग में सब जगह हर तरह की कंप्लेन गई है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अभी तो कोई ना कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? इसीलिए हमें मजबूर होना पड़ा इस तरह से एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हम कर्मचारियों के साथ इस तरह का शोषण नहीं होने देना चाहते। पुलिस व्यवस्था या तो सुधर के रहनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कर्मचारियों के साथ, जनता के साथ, जनता के टैक्स के पैसे के साथ सरासर धोखा है। दरअसल सर अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहता है कि उनके जो ठेकेदार है उनके ऊपर कोई एक्शन हो, क्योंकि वो उनके चाहते हैं जो इलेक्शन के दौरान चढ़ावा चढ़ाते हैं, बड़ा पैसा मोटा जो देते हैं डोनेशन के रूप में, या इनके रैलियों में जो हजारों लोग ले जाते किराए पे, वो ऐसे नहीं आते, वो ऐसे ही आते क्योंकि कहीं से टेंडर के थ्रू उनको फायदा पहुंचाता है तो उनको मिलते हैं। ये 100-200 करोड़ के लिए वैल्यू नहीं रखते। पता नहीं, आप देखिए जेल बोर्ड इस समय कितने नुकसान में है, सारी चीजें नुकसान में, दिल्ली में हर एक चीज में प्रॉब्लम है, लेकिन केजरीवाल बस 2 मिनट में आप ट्वीट करेगा, 2 मिनट में आके मीडिया में आएगा, कुछ खबर बोलेगा, बस हो गया। झूठे वादे, बिजली पानी फ्री। अरे भाई हमारे 70-80 हजार रुपए महीना बिल आता है बिजली का, कौन सा बिजली पानी फ्री? हम कौन सी कमर्शियल चीजें चलाते हैं? अभी दिल्ली में ठंड के दौरान दिल्ली में टेंट लगते हैं, बिल्कुल अभी आप में दिल्ली के अंदर आप चेक करिए जाके, जिस एरिया में सबसे ज्यादा बेघरों की संख्या होती है, यानी ये नई दिल्ली पुरानी दिल्ली स्टेशन के आसपास का एरिया है, जो कि सबसे ज्यादा बेघर यहीं पे है, क्योंकि माइग्रेंट लेबर सबसे ज्यादा यहीं पे है। इस पूरे एरिया में टेंट ही नहीं लगा है, और उन दूसरे एरियो में टेंट लगाया है, वहां पे आवश्यकता से कई गुना ज्यादा टेंट लगा दिए। जहाँ पे केवल 10 टेंट लगने चाहिए वहां पे 30 लगे हैं। 100 टेंट उस पूरे एरिया में फैला के रख दिए जहाँ पे होमलेस की गिनती ही नहीं है, और जिस एरिया में होमलेस ज्यादा होता है वहां पे टेंट ही नहीं लगे। इससे क्या पता चलता है? यानी कि उन्होंने मोटा चढ़ावा दिया है, तभी तो वहां पे टेंट लग रहे हैं, और यहाँ पे टेंट नहीं लग रहे हैं। बेघर सड़क पे सोने को मजबूर है, उसकी तुरंत तबीयत खराब हो रही है, उसकी जिंदगी खतरे में। लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर दिल्ली में 400 से ज्यादा डेड बॉडी मिली थी, और अभी रिसेंट की खबर आपको शर्मा जी बताएंगे कि कितनी डेड बॉडी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मिल रही है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर चुप बैठी, क्योंकि माल कमा। सर आप बता रहे टेंट्स की, मैं बता रहा हूं आपको। मैं मोटा मोटा सिर्फ क्लस्टर 13 और 14 की बात कर रहा हूं। 13 और 14 क्लस्टर में 60 से ज्यादा टेंट लगे हैं। और रिसेंट में दिल्ली में एक हेड काउंट हुआ था, होमलेस के जो वहां पे हेड काउंट हुआ था कि कितने बेघर हैं, जिसमें 1.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच लोग पाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल दिल्ली जहां हम खड़े हैं इस एरिया में 1.25 लाख लोग पाए गए हैं। 1.25 लाख, 1,50,000 करीब, और 1,50,000 लोग जहां पे हैं उस एरिया में एक टेंट नहीं लग रहा है, और जिस एरिया में 30,000 लोग भी नहीं पाए गए उस एरिया में 60 टेंट लग गए हैं। बिना चढ़ावे तो ये हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के यूसुफ के चाहते वो लोग हैं। कौन? जो ठेकेदार है, पैसा दिया टेंट लगा। अरे भैया हर चीज में पैसा पैसा पैसा, कितना ये कोई मतलब हमारी टैक्स में किया हुआ पैसा होता है, हमने अच्छे काम के लिए दिया होता है ये पैसा, वो आप इनको हर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए रखोगे क्या फायदा है तुम्हें ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने में? जनता के लिए पैसा क्यों नहीं यूज हो सकता है? अब रिसेंट में आप बात करोगे होमलेस आंकड़े की, मैं एक छोटा सा टूल बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे बेघरों की डेथ रिकॉर्ड आप निकालिए। हमने छोटा सा काउंट किया था, जिसमें 300 से 400 के करीब हमने देखा लगभग लोग डेथ हो चुके हैं 14 नवंबर से लेके 17 दिसंबर के बीच बेघर दिल्ली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल और यूसुफ डिपार्टमेंट चुप क्यों? उन्हें क्लस्टर 1 और 2 में टेंट नहीं लगाने, वो इसलिए कि यहां से हम इनको बता रहे तुम करप्शन कर रहे हो, और अगर हम करप्शन की आवाज उठा रहे हैं तो तुम क्या मतलब यहाँ बेघरों के साथ ये चीज निकालोगे? ब्लैंकेट 10 साल से यहाँ नहीं आए हैं, बस दे रहे हैं, खाने पीने की चीजें नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, गर्मी में पंखे कूलर नहीं है, मैट्रेस नहीं है, पिलो नहीं है, कवर नहीं है, शेल्टर मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0/0 है। और केजरीवाल कह रहे नहीं शेल्टर तो बहुत बढ़िया चल, कहां चल रहे बढ़िया है शेल्टर? भाई क्या हो रहा है बढ़िया तुम्हारा? और सौरभ भारद्वाज कहते हैं शेल्टर में हमने इनके लिए खाना प्रोवाइड कर दिया है। अरे भाई करा क्या? कीड़े प्रोवाइड किए, तुम इनको मार रहे हो। हमने इनके लिए कंबल प्रोवाइड किए, जो कंबल 12 या 15 साल से धुला नहीं। भाई साहब आप मुझे बताना उसमें कौन सोएगा? क्या कोई केजरीवाल सोएगा उसमें? अभी इनको शीश महल नजर आते, इसमें 5-5, 10-10 करोड़ के शीश महल बना के बैठे हैं। उसका अगर शेल्टर होम बनाते, उसका अगर सड़कें बनाते, उसका एजुकेशन पे काम करते, उसका अगर हॉस्पिटल में हेल्थ पे काम करते, जनता के काम आता है। लेकिन वो है ही नहीं, इनको तो खुद कहना है। कौन सा ऐसा मंत्री है जिनको पर केस नहीं दर्ज हुआ? मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार में अंदर गए, संतोष भ्रष्टाचार में अंदर गए, केजरीवाल भ्रष्टाचार में गए, पता नहीं और कितने
संजय सिंह भ्रष्टाचार में, कितने लोग भ्रष्टाचार में बंद हो गए। इन्हें अभी भी मतलब अभी भी कहते कट्टर ईमानदार। कैसा ईमानदार भाई, कौन सा ईमानदार? दुनिया भर का भ्रष्टाचार तुमने मचा रखा है, तुम ईमानदारी की बात करते। अरे तुम्हें चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए चुनाव लड़ना। पहले तो भ्रष्टाचारी कम हुई थी, तुम भ्रष्टाचारी इतनी तकड़ी कर रहे हो यहाँ पे। मिड डे मील सप्लाई में जो एनजीओ ब्लैकलिस्ट हो चुका था, घनश्याम सेवा समिति जो खाना प्रोवाइड करता है इस समय रैन बसेरों में, वो मिड डे मील की सप्लाई में आज से कई साल पहले ब्लैकलिस्ट हो चुका था। इस बात में न्यूज आर्टिकल भी निकला है 9/7/2023 का, ठीक है। उस ब्लैकलिस्ट एनजीओ दोबारा से खाने का टेंडर बेगूस मारने के लिए दे दिया गया। डीयूसीपी विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये एनजीओ ब्लैकलिस्ट है, उसकी जांच की जाए। जांच करने की जिम्मेदारी डीयूसीपी है कि नहीं है, ये एनजीओ की क्या बैकग्राउंड है, क्या रिकॉर्ड है, क्या नहीं है, जांच करनी चाहिए। लेकिन जांच क्यों नहीं की? क्योंकि टेबल पे पहुंच गया कुछ और। जब टेबल पे वो पहुंच गया तो मोहर लग गई, काम खत्म, क्योंकि जांच करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये घरों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वही बेघर जिनके वोट से इनकी सरकार बनी है, ये सत्ता में आए, आज उन्हीं बेघरों को फुटपाथ पे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत गलत है, इस तरह से नहीं चलेगा। किसी भी एनजीओ को टेंडर देना है, किसी भी संस्था को अगर आप टेंडर दे रहे हो तो उसका बैकग्राउंड तो चेक करेंगे ना। बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि आपके पास अंडर टेबल मोटा पैसा पहुंच रहा है। सर आप बता रहे बेघरों के बारे में कि क्यों सोचेंगे? इन्हें अगर सोचना है तो रोहिंग्या को बसाने के बारे में सोचना है, इनको बांग्लादेशियों को बसाने के बारे में सोचना है, क्योंकि वहां से इनको वोट मिलता है। बांग्लादेशियों को 10-10 हजार रुपए देते हैं, ये रोहिंग्याओं को पैसा देते हैं, उनको पानी बिजली सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहां से इनको वोट मिलता है। बेघरों से क्या मिलेगा? अरे भाई तुमसे बाद में वोट बैंक इसलिए बना रहे हो कि तुम चीजों को आगे करो। अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या, इस समय दिल्ली में करंट में एक वो निकला हुआ है, एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला है कि भैया इनको आइडेंटिफाई करो। भाई साहब मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम करोड़ों में निकलेंगे, 1-2 करोड़ से ऊपर निकलेंगे दिल्ली में। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मिला के 6-7 करोड़ के बीच बीच निकलेंगे टोटल यहाँ पे पड़े हुए लोग। लेकिन अगर रिस्पेक्ट की बात करोगे, नहीं, इनको आप ऐसा नहीं करना चाहिए। बांग्लादेशियों को तो आप व्यवस्था पहुंचाइए, अरे रोहिंग्याओं को तो आप व्यवस्था पहुंचाइए, लेकिन गलती से व्यवस्था बेघर पे मत पहुंचाइए, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी पे व्यवस्था नहीं मिल रही, यहाँ पे विदेशियों को मिल रही है। कभी केजरीवाल शाहीन बाग में जाता है, केजरीवाल किसी और मुस्तफा बाग में जाता है, कहीं और जाता है, क्यों? जिस एरिया में उनके लोग हैं। कौन से? रोहिंग्या। इस समय ये लोग तो ऐसी गंदी राजनीति चल रहे हैं जो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें टोटली जरूरत नहीं है, मगर वो राजनीति चल रहे हैं क्योंकि वो चाहिए इनको। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री। अरे भाई तुम इनको नौकरी प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते? इनको रोजगार क्यों नहीं दे सकते हो? इनको सक्षम बनाओ, इनको डिपेंडेंट मत बनाओ, सक्षम बनाओ। उनका काम करने के लायक वो है ही नहीं, लाखों करोड़ नुकसान में है। यानी दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल आपको यहाँ ड्यूसिप डिपार्टमेंट आपको सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाता है कि शेल्टर होम में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। आप जो भी कंप्लेंट लेके ड्यूसिप में जाते हैं, उन कंप्लेंट्स का कोई भी मतलब रिजल्ट वहां से देखने को नहीं मिलता है आपको। मैं आपको 2 चीज बताता हूं सर, सुनिए। पहली बात, 3-4 एनजीओ के नाम देता हूं। सेफ अप्रोच, ज्योति सामाजिक सेवा, महाआस्था, और ऐसे 3-4 और भी, कई मेरा नाम नहीं, बहुत सारे एसपीएम जैसे बहुत सारे लोग हैं। ये ऐसा नहीं 1-2 है, बहुत सारे हैं जिनको मैं डीपली जानता हूं। इनके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे इनको टेंडर मिला, पहली बात। दूसरी बात, आप बात करते हो कि इनके सुनवाई नहीं करें या कुछ नहीं करें। अरे ड्यूसिप डिपार्टमेंट को चलाने वाले मात्र 3 से 4 लोग हैं। संतोष झा, निशु त्रिपाठी जी, नतीश, ये 3 लोग ही पूरे ड्यूसिप को चलाते हैं। और ड्यूसिप क्या चलेगा? इन 3 लोगों पे डिपेंडेंट है पूरा ड्यूसिप। ड्यूसिप की इतनी मजा ले इनको कुछ बोल जाए, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों जाते हैं रिश्वत में। लाखों की वाली बात सुनता नहीं कोई। हमारी कुछ लोगों की पेमेंट है, उनकी अगर नहीं मिल रही है तो इनके कहने पे, अरे कोर्ट के आदेश का तुम उल्लंघन करते हो, मतलब इसका आप नजर आता है? यानी कोर्ट पावर में हो, लोग नहीं मानते हैं। अरे भाई साहब ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पे खुद ही हैं, ये मानते नहीं किसी चीज को। ब्लैक लिस्ट एनजीओ को टेंडर देते हैं, और जिन सेफ अप्रोच के कई शेल्टरों में एक केयरटेकर 12,000 रुपए में 24 घंटे काम करता है, 15 में 24 घंटे काम करता है, वही सफाई का काम करता है बॉस। अब ये बताइए, जहां 1 लाख रुपए मिलता है या 80,000 मिलता है इनको, वहां से 15,000 निकले, 60,000 तो बच गए। वो 60,000 तो अकेले उसके संतोष झा के होंगे नहीं जो उनके मालिक हैं, वो पैसा ड्यूसिप में भी जाता है।
और वो अरविंद केजरीवाल के पास भी जाता है, सौरभ भारद्वाज के पास भी जाता है। भाई साहब पैसा कमाना है तो इनको फिर टेंडर ऐसे देने होंगे, क्योंकि ईमानदार आदमी को टेंडर दे नहीं सकते। पहली बात मुझे ये बताइए कि टेंडर चेंज होने की जरूरत क्यों है? मैं कहता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन को ही दिल्ली में टेंडर क्यों नहीं मिल सकता? डायरेक्ट केयरटेकर का सैलरी दूसरे पे क्यों नहीं कर सकता? वर्कर को दूसरे पे सैलरी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि खाने कमाने का जरिया चाहिए, एनजीओ के खाते में पैसा जाना चाहिए, तभी तो उनको मिलेगा। अगर डायरेक्ट दिल्ली सरकार वर्कर को पैसा दे देगी और डिपार्टमेंट डायरेक्ट पैसा दे देगा तो एनजीओ के पास तो कुछ बचेगा नहीं। टेंडर कोई क्यों लेगा भाई? क्या जरूरत उनको टेंडर लेने की? और बीच में एनजीओ की जरूरत ही क्या है? डायरेक्ट पे कर सकता ना, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कमीशन, पैसा बोलता है। केजरीवाल के अंदर इतना पैसा चाहिए उसको, बंदे को, केजरीवाल को और सौरभ भारद्वाज को, कि अगर मैं सोचता हूं कि रिजर्व बैंक को छापने में डाल दो ना, पूरा पैसा केजरीवाल जी को दो और इसको सौरभ भारद्वाज जी को दो, वो भी कम पड़ जाएगा, पेट नहीं भरेगा। सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 यानी 4 महीने की सैलरी को आज 5 साल अब पूरा हो चुका है। इसकी आदेश लेबर कोड से 5 जुलाई 2024 को हो गया। लेबर कोड के आदेश के आज 3 महीने से ऊपर हो गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथा 5वां महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी डीओसी सैलरी देने को तैयार नहीं है। 4 महीने की 127 कर्मचारी की ये पूरी तनख्वाह है। ये पैसा 85-86 लाख रुपए का बनता है और ये सभी वही कर्मचारी हैं जो रैन बसेरों में दिन रात पसीना बहाते हैं और बेघर लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये उन लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। उनके बीवी बच्चे जो दिल्ली में किराए का मकान लेके रह रहे हैं वो सब कर्जे में डूबे हैं। ब्याज वाले उनके घर पर आकर धमकी देके चले जाते हैं, लेकिन डीओसी के अधिकारियों को और दिल्ली सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको 1 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कर्मचारी परेशान है। 4 महीने की उनकी तनख्वाह रुकी हुई है और इस तरह से दिल्ली के अंदर जितने भी रैन बसेरों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी की 5 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है, किसी की 6 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है, किसी की 8 महीने की पेंडिंग है। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पे चल रहा है, हर जगह पे यही चल रहा है। यानी काम भी करो, काम भी आप लोगों को सैलरी दी जाती है। हाँ, जो कर्मचारी, एक तो कर्मचारी ये आधे से कम लगाए, 1000 से कर्मचारी लगने चाहिए, कर्मचारी लगाए हैं 300 से 400, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद उनको तनख्वाह भी 2-2, 3-3, 4-4 महीने नहीं दे रहे। मतलब ये तो मतलब पराकाष्ठा हो गई किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की और शोषण की। जो बताता हूं, अगर कभी कोई केयरटेकर उठ के उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करता है कि भैया मुझे सैलरी कम दी जाती है और सबसे पहले मुझे सैलरी मिल नहीं रही है, भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी के चाहते ठेकेदार सबसे पहले उससे गेट से बाहर करते हैं, नौकरी से बाहर करते हैं। क्यों? कि तुम्हारी हिम्मत कैसी पैसी हमारे खिलाफ एक्शन लेने की, तुम कैसे बोल सकते हो? अरे भाई, एक व्यक्ति झाड़ी मजदूरी वाला व्यक्ति जो झाड़ी मजदूरी का काम करता है, 12 महीने में से 8 से 9 महीने उसकी सैलरी पेंडिंग रहेगी। भाई साहब वो घर कैसे चलाएगा? वो भूखे प्यासे मरेगा और 10,000 या 12,000 तुम उसको तनख्वाह दे रहे हो। आप मुझे बताइए, सेफ अप्रोच जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2-2, 3-3 साल से बिल रेस नहीं किया ड्यूसुप से, उसके पास इतना कितना पैसा है कि वो वर्कर को दे रहा है? कहां से है उसके पास इतना पैसा? अरे भाई, आई से ज्यादा इनके पास इनकम है। एक अधिकारी का मकान देखेंगे करोड़ों में है, अरबों तक भी पहुंच सकते कई अधिकारियों के, क्योंकि एक मकान नहीं 10-10 मकान है, 50-50 मकान है। भाई साहब सैलरी कितनी उनकी? लाख, 1.5 लाख। अरे भाई साहब 1.5 लाख रुपए की सैलरी में करोड़ों के मकान नहीं बनते, एक आदमी का घर भी नहीं पलता। रिश्वतखोरी। अभी एक रिसेंट एक बताता हूँ किस्सा, इनका एक विजय मुगु है, लॉ ऑफिसर, जो व्यक्ति लगभग 3.25 करोड़ की रिश्वत लेते समय धरा गया। भाई साहब 1.5 लाख की कैपेसिटी वाला बंदा, जिसकी सैलरी 1.5 लाख होनी चाहिए या लाख होनी चाहिए, वो 3.25 करोड़ रुपए रिश्वत लेते समय पकड़ा गया। तो भाई साहब किस हद तक दिल्ली सरकार के इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। और दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल स्पेशल इसका चेयरमैन है, इस समय आतिशी जी चेयरमैन है, यानी जो मुख्यमंत्री होता है दूसरों का वो चेयरमैन होता है। और वो चेयरमैन क्या कर रहा है? क्या हुआ? 2 मिनट बस, उसके बाद फिर वही नौकरी वापस। मिनिमम वेजेस के हिसाब से आज की डेट में केयर टेकर की सैलरी 21,000 होनी चाहिए। 21,215, अपने 917 हो गई, इससे पहले वाले महीने में 215 थी। और केयर टेकर की और सुपरवाइजर की सैलरी में केवल 2,000 का डिफरेंस है। एक सुपरवाइजर की सैलरी में 2,000 का डिफरेंस है।
10 साल से केयर टेकर भी काम कर रहा है, 10 साल से सुपरवाइजर भी काम कर रहा है, ठीक है, सैलरी का अंतर 2000 है। 10 साल में केयर टेकर आज भी 3000 महीने 4000 महीने के किराए मकान में रह रहा है, और सुपरवाइजर जिसकी सैलरी और केयर टेकर की सैलरी में केवल 2000 का फर्क है, वो 5 तल्ले के मकान का मालिक है, 2 पहिया 4 पहिया का मालिक है, और 5 उंगलियों में अंगूठी और गले में सोने की जंजीर लेकर टहल रहा है। इतना बड़ा अंतर केवल 2000 रुपए में कैसे आ गया? ये सोचने और वाली बात ऐसा है, सुनिए एक चीज और है, मैं आपको इनका बिल रेस करने का टाइम बताता हूँ, ड्यूसुप का क्या सिस्टम है। छोटे अधिकारी से लेके बहुत बड़े तक इनका एक छोटा कट, यानी देसी भाषा, इनकी भाषा में कट कहते हैं, यानी एक रिश्वत टुकड़ों में बांटी हुई है। बिल कास्ट करने पे जाओ, यहाँ 2000, वहां पे 4000, वहां पे 10,000, वहां पे 5000, मतलब हर दिन का ये कट जिस आदमी का चल रहा है, उस आदमी को एनजीओ के खाते में पैसे डालने में दिक्कत क्यों होगी भाई? क्योंकि एनजीओ ही तो निकाल के वहां पैसा देगी, और फिर ये पैसा सॉरी चुनाव में यूज होता है। सौरभ भारद्वाज के घर में कोई फैक्ट्री नहीं लगी पैसे की। ये जो लाखों करोड़ों ये खर्च रहे हैं प्रचारों में, तो ये घर से नहीं आता पैसा, कोई इसका कोई हिसाब नहीं दिया इन्होंने। ये पैसा यही जाता है 2 नंबर का पैसा, यानी लेबर का पैसा मार के सौरभ भारद्वाज के पास भी जाता है, आतिशी जी के पास भी जाता है, केजरीवाल के पास भी जाता है। और इनके ठेकेदारों के मकान भी बन गए हैं, ठेकेदारों की प्रॉपर्टियां, इतनी प्रॉपर्टियां बन गई बॉस, अगर इन पे ईडी या सीबीआई इंक्वायरी करे बॉस, तो ये शायद 1000 करोड़ रुपए निकले, ये कहीं 3000 करोड़ तक जाए। ये अनुमान बता रहा हूं मैं, हम तो 200-250 करोड़ को लेके चल रहे हैं, इतनी सी बात लेके। मोटी फाइलें हमने देखी नहीं अभी। अगर मुद्दों पे सुपरवाइजर से लेकर के एनजीओ के मालिकों और एनजीओ के मालिकों से लेकर के डीयूशिप के अधिकारियों और फिर उसके बाद सरकार, इन सब पे आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगर कार्रवाई या जांच होती है तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इतनी तनख्वाह में आपके पास इतने समय के अंदर इतनी प्रॉपर्टी के अंदर दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कंप्लेंट की हुई है, तो क्या उस कंप्लेंट का रिजल्ट है? कंप्लेंट के बारे में क्या बताया गया आपको कि क्या बोला, क्या रिजल्ट उस कंप्लेंट का, जो क्या उसका वो बोला गया? आपने कहा कंप्लेंट की, कब इन घोटालों का पता लग गया अब आपको? रिजल्ट को छोड़ दीजिए, ये क्या कह रहे पता है? हाँ, मुझे कुछ उनके चाहते लोगों से बात हुई थी अभी हाल फिलहाल में ही, तो ये बात कह रहे हैं कि आपके जैसे जैसे 36 आए 36 गए, आपकी कंप्लेंट धरी रह जाएगी। अच्छा, कंप्लेंट धरी रह जाएगी मतलब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम हमारी कंप्लेंट को धरे रखोगे, कुछ नहीं करवाओगे इस पे? आज अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उठ रहे हैं, एक्शन लेना शुरू कर दिया हम लोगों ने, भैया हम लोग, हमें कोई इसका बेनिफिट तो है नहीं, मगर जो देश का पैसा जो वेस्ट हुआ है उसको तो निकालना होगा। अब इन्हें ये डर है कि अगर हम फंस गए तो रिकवरी में पैसा देना पड़ेगा। आज कहते भाई साहब आप चाहो, आप क्या चाहते हो? भैया हम तो जो चाहते हैं वो तो तुम कर भी नहीं पाओगे। तुम क्या हमें खरीदने की कोशिश करोगे? तुम हमारे रिश्वत को समझ लगा क्या? हमें अब आपको खरीदने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि कंप्लेंट वगैरह वापस ले लो, कुछ अपना खर्चा पानी पकड़ लो, खरीदने की कोशिश भी होती होगी आपको आज। भाई साहब ये करोड़ों देने को भी रेडी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर ये करोड़ों को छोड़िए 10 लाख करोड़ भी दे देंगे ना, हम तब भी नहीं बिकने वाले। क्यों? एक तो तुमने लोगों का खून पिया, ऊपर से आज हम बिक गए तो फिर क्या होगा तुम्हारा आगे? तुम्हारा तो धंधा ऐसे चलता रहेगा। ये एनजीओ टोटल एक बिजनेस बन चुका है। ऐसा बिजनेस विदाउट जीएसटी पे किए हुए एक कंपनी से ज्यादा इनकम करता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाता है, उतना बिजनेस करता है। एक मंत्री के पास भी शायद इतना पैसा नहीं होगा जितना एक एनजीओ के मालिक पास होगा। आप हमें बताएं, जो आप केंद्र सरकार है, क्या वो आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाती है? आप लोग केंद्र सरकार के पास गए वहां पे, क्योंकि चलो दिल्ली सरकार तो नहीं सुन रही है, या केंद्र सरकार के पास आप गए होंगे कि भाई ऐसा मसला चल रहा है, दिल्ली सरकार ने हमें सता के रखा हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है, केजरीवाल बिल्कुल करप्शन में लथपथ है। आपका सुनेगा भी कौन? क्योंकि जो डिपार्टमेंट करप्शन में लथपथ, केजरीवाल खुद करप्शन में लथपथ है,
तो इसके अलावा आपने कहीं किसी केंद्र सरकार के पास जाने की कोशिश की हो या कुछ, क्योंकि रिजल्ट अब तो कुछ निकल नहीं रहा, आपने कंप्लेंट्स भी काफी की, ना आपकी सैलरी मिली ना कुछ मिला। देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार कुछ भी हो, पहले तो हम किसी पार्टी के लोग नहीं, हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, क्योंकि हमें किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना। लेकिन जहां तक इस समय बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ये जो एक्शन इस समय ज्यादा उठा भी है या स्टैंड ले रहा है बंदा, तो ये भाई सीधी सी बात है बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, वो ही आगे बढ़े हैं। रीजन, हम तो कंप्लेंट डाल दिया, हम तो हजारों कंप्लेंट डाल के थक भी गए थे। हम तो एक बार वीरेंद्र सचदेवा जी से बोले कि भाई साहब ये कंप्लेंट ऐसे है, तो एक्शन नहीं हो रहा है। कहते आइए, आपको कौन मदद नहीं कर रहा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए। केंद्र सरकार पूरी खड़ी है, केंद्र सरकार एक्शन ले रही है, जी जी, सब कुछ कर रही है। एक चीज अभी सौरभ भारद्वाज की डेट में कहते हैं न्यूज में कि हमने एलजी को लिखा था कि ड्यूस ऑफ डिपार्टमेंट करप्शन हो रहा है। अरे ड्यूस ऑफ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तुम हो, ड्यूस ऑफ डिपार्टमेंट तुम्हारे अंदर है, यानी तुम अपनी कंप्लेंट खुद एलजी को डाल रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ करप्शन चल रहा है। हमने जो वादा किया, हमको जो बताया कि भाई तुम करप्शन कर रहे हो, इसको कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज खुद सच साबित कर रहा है कि करप्शन है और ड्यूसुप के अंदर ही है, और उसका मिनिस्टर ही सौरभ भारद्वाज खुद है, और इसके साथ अरविंद केजरीवाल चेयरमैन है। तो फिर एलजी को क्या बताएंगे? एलजी अगर एक्शन लेने पे आ जाएगा, ये कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता है। हाँ, एलजी अगर काम करने नहीं देता तो भ्रष्टाचार का काम करने नहीं देता तुम्हें। तुम आज देते हो ना ड्यूसुप डिपार्टमेंट को, उसको एलजी को एक बार किसी ने कंप्लेंट डाली, 3-4 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, बाहर कर दिया। मेंबर ऑफ एडमिन जो है आपका विपिन राय, दिल्ली गवर्नमेंट का सलाहकार बंदा वहां बैठा है, खुला करप्शन करा। एलजी के पास किसी ने कंप्लेंट डाली, उसने बंदे को हटा दिया। अब ये कहने लगे दिल्ली सरकार के बंदों को हटा रहे हैं। अरे भैया, जब तुम्हारे किसी भ्रष्टाचार अधिकारी को हटाया जाएगा तो एलजी बुरा है, अगर नहीं हटाया जाएगा तो एलजी भी सही है। वाह जी वाह। अरे इसमें सौरभ भारद्वाज को खुद फैसला लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। जब मैंने 378 रिमाइंडर मेल किए सौरभ भारद्वाज को विद कोर्ट ऑर्डर कि हमारी सैलरी रिलीज करें, कहता हमारे पास समय नहीं है 1.5 साल से आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। भाई साहब, तो आज किस मुंह से आप रोड पे आते हो चुनाव यहाँ पे, मतलब वोट मांगने के लिए आए हैं? वोट मांगने आप बता दें इनको था क्या वोट होता है। ये यहाँ पे एक ही वोट से जीतते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं हिंदू मुस्लिम कराओ, मुस्लिम हमारी साइड है, वोट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी समय प्रैक्टिकल मैदान पे काम कर रही है, उनको काम करना है। केंद्र सरकार के पास आप एक छोटा सा कागज छोड़ दीजिए और उस कागज पे एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, और वो हो भी रही है, देख भी रहे हैं लोग। अब क्या डिमांड्स आपकी, जितनी भी आपकी सब प्रॉब्लम्स है, इनको लेके क्या डिमांड्स आपकी एलजी से रहेगी कि क्या किस हिसाब की कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए? जो 250 करोड़ का घोटाला जो इस वक्त हुआ है वहां पे, इससे काफी ज्यादा घोटाला हो, ये 250 तो ओपन हुआ है, लेकिन इसके अलावा काफी सारे घोटाले इन डिपार्टमेंटों में हैं जो करप्शन में लथपथ ड्यूसुप डिपार्टमेंट जो नजर आ रहा है हमें। तो अब क्या आपकी एलजी से रिक्वेस्ट रहेगी, क्या डिमांड रहेगी? सर देखिए, मैं एलजी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, इस पे इंक्वायरी तो बिठानी, लेकिन स्लोली नहीं है, सुपर फास्ट तरीके से इंक्वायरी बिठानी है, तेजी से इंक्वायरी हो, और चुनाव से पहले पहले जो भी मंत्री इसमें लथपथ है उसमें एफआईआर करके बंद करो, अरेस्ट करो, और जो अधिकारी है उनको डिसमिस करो, सस्पेंड नहीं डिसमिस करो और अरेस्ट करो, और इनकी पीछे रिकवरी करो। जो इनके मकान जमीन ज्यादा बेच के, घर बार बेच के सारा पैसा रिकवर करो, सरकार में लाओ और उसको विकास में शामिल लाओ, उसको स्कूलों में इन्वेस्ट करो, उसको जिन लेबर का पैसा मारा उनको बांटो, उसके बाद हॉस्पिटलाइज में करो। अरे भाई, जनता के लिए करो उस पैसे को, क्यों इन 4, 5, 10, 50 अधिकारियों को देना पैसा? एक मंत्री सारा पैसा खाए जा रहा है जनता का और सब चुप है। एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन ले इस पे और फास्ट तरीके से। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे हमने आपको क्वेश्चन में पढ़ दिया था, आपने हमने लिखा हुआ था तो कितने करोड़ों के हिसाब से घोटाला दिल्ली में हो रहा है। हमारे ये प्रेसिडेंट यूनियन के थे, वहां से भी दिल्ली शहर वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमें हमारा हर टाइम हमारे चैनल की कोशिश रहती है कि ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है वहां से देखा जाए। काफी टाइम से वायरल चल रहा था ये घोटाला, तो हमने ठीक समझा कि इनसे बातचीत करें कि आखिरकार जो शेल्टर होम्स में वर्कर्स काम करते हैं क्या प्रॉपर वे से कर पा रहे क्या नहीं। लेकिन अब हमने इनसे बात की, ये भी पता लगा हमें, बहुत सारे इशू का पता लगा हमें कि ग्राउंड जीरो पे इन लोगों को, बेचारों को सैलरी तक भी नहीं दी जा रही है। ये भी शर्म की बात है। मैं अगर एलजी दिल्ली के मेरी ये वीडियो देख रहे होंगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनके मसलों को देखो कि क्या हो रहा है। ड्यूसुप डिपार्टमेंट जो है करप्शन में लथपथ
हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करप्शन में लथपथ हैं। सिर्फ केजरीवाल मर्डर अभी जम्मू कश्मीर से काफी लोग मुझे देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए एक्चुअल जो दिल्ली का तो सीएम अरविंद केजरीवाल है, केजरीवाल मॉडल क्या है रियल ग्राउंड जीरो पे आप देखेंगे। आप इन खबरों में नहीं जाए हवाई आप जाते हो कि आपको कोई बोलता है ये ऐसा है या वैसा है। आप ग्राउंड जीरो पे देखें कि केजरीवाल मॉडल क्या है। जैसे ये बता रहा है मैं जी ईमानदार हूँ, असली ईमानदार क्या है देखिए आप इन अपने मतलब वर्कर्स के साथ कैसा मतलब बिहेव इनका रहता है। मेरी फिर से एलजी दिल्ली के है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन लोगों की डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए। आप जुड़े रहे हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।